नमस्कार, मेरा नाम अजय सिन्हा है और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आज केंद्रीय बजट 2022 संसद में पेश किया गया। बहुत लोगों को उम्मीद थी, निम्न वर्ग से लेकर मध्यम वर्ग तक, और जो हायर क्लास है, जो बिजनेस क्लास है, जो नौकरी पेशा है, सबको इंतजार था इस बजट का। वित्त मंत्री के तौर पे निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा केंद्रीय बजट ये पेश किया है। क्या खास है इसमें, क्या कमियां हैं इस बजट में, और क्या कुछ हर वर्ग के लोगों को इस बजट से मिला है, किस तरह के विकास की संभावनाएं इस बजट से जताई जा रही हैं, क्या उम्मीद है बजट को लेकर लोगों के बीच, इस सब पर बात करेंगे। और हमारे साथ आज मेहमान जो हैं वो अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। नमस्कार। आज बजट पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम जो बात करेंगे बजट पे वो इतनी सरल भाषा में करना चाहते हैं कि जो बिल्कुल नीचे का आदमी हो, बिल्कुल जो गांव का आदमी हो, वो भी इस बजट को आसानी से समझ ले कि बजट है क्या, और बजट में किस तरह के विकास की बात और किस तरह के फायदे की बात जो है लोगों के लिए की गई है। आप किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं? देखिए, ये जो बजट पेश हुआ इसमें बड़ी उम्मीदें थी। लोग ये कह रहे थे कि किसान आंदोलन अभी ख़त्म हुआ है। किसान आंदोलन को लेकर के जो किसानों की मांगें थी उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। फिर 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, चुनावी वर्ष है, तो चुनाव को लेकर के कुछ घोषणाएं की जाएंगी। और बार बार आपके आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब की बार 7 इंजन की बात करी है। आपने ध्यान दिया होगा बजट में, तो वित्त मंत्री ने 7 इंजन की बात की है। वो 7 इंजन हैं: सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक। उन्होंने कहा है हम विकास को इन 7 इंजनों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर हम थोड़ी सी अर्थशास्त्रीय भाषा में बात करें तो हम ये बात करते हैं कि जब निवेश बढ़ता है, निवेश बहुत बड़ा आधारभूत संरचनात्मक ढांचा में जब हम निवेश करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। अर्थशास्त्र ये कहता है कि अगर निवेश बढ़े और उत्पादन उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन ना बढ़े तो इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है, बूस्ट आता है। और सरकार ने इसी को ध्यान में रख करके इस 7 इंजनों की बात करी है। आपको याद होगा जब 2000 से लेकर के 2005 तक, 4-5 तक वाजपेयी जी की सरकार थी, तो उन्होंने भी हाईवेज के निर्माण की बात करी थी। और उसी का परिणाम ये था कि यूपीए 1 के कार्यकाल में भी जो ग्रोथ रेट था वो 9.1%, 9.2% हुआ करता था। तो ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की है, जो खास करके पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम हाईवेज के साथ साथ हाईवेज का निर्माण करेंगे। तो हाईवेज के लिए उन्होंने बहुत बड़ी 7 इंजन की बात करी है। और हाईवेज के लिए आपको मालूम होगा कि 5G 2022 में शुरू होने जा रहा है। तो ये दो उनके बेसिक आधारभूत संरचनात्मक विकास की बात हो रही है। भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तभी से इस तरह की बातें होती थी कि किस तरह से हाईवेज को कनेक्ट किया जाए, लेकिन अब समय बदला, अब हाईवे के साथ हाईवे की बात होती है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन शुरू हुआ, उससे पहले जब 3 केंद्रीय कृषि कानून आए तो उसमें एक बात थी कि किसान कहीं भी अपनी फसल ले जाकर बेच सकता है। सीमाएं जो थी, क्षेत्रवाद की जो सीमाएं थी दूर जाने की, वो खत्म करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की थी। अभी हम बात करें कि जो इन्होंने 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की बात कही है, 25,000 किलोमीटर का जो हाईवे का जाल है वो बिछाने की बात कही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है किसानों को लेकर कि किसान अपनी आय को कहीं भी बेच सकता है, जैसे एक स्टेशन एक उत्पाद, इस तरह की चीजें, आपको लगता नहीं है कि इस बजट में कहीं ना कहीं किसानों का खास ख्याल रखा गया है? बिल्कुल। देखिए, एक
ख्याल रखने की बात तो पहले से ही की जा रही थी, उम्मीद भी किया जा रहा था किसानों का खास ख्याल रखा जाएगा, लेकिन किसानों को थोड़ी सी उम्मीदें ज़्यादा थी। एक तो उम्मीद ये थी कि एमएसपी को लेकर के गारंटी दी जाएगी, लेकिन वो गारंटी शायद नहीं आई, तो इससे थोड़ी सी कहीं निराशा हुई। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि एमएसपी को लेकर के सरकार ने कुछ जो डिक्लेयर किया है कि हम एमएसपी का बजट बढ़ा रहे हैं और उस पर किसानों की खरीद, किसानों के प्रोडक्ट की खरीद होगी, तो उसको लेकर के एक अच्छा भाव आया है। दूसरा, जो आप कार्गो की बात कर रहे हैं, जो 100 शक्ति कार्गो, गति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे, उससे दो बेनिफिट होने वाला है। एक तो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, खास करके आपका ये टमाटर है, साउथ में प्याज होता है, फलें हैं, सब्जियां हैं, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ी तेजी से होगा, क्योंकि ये ऐसे सब्जियां हैं जो ये ऐसे होते हैं जो जिनका टाइम बहुत कम होता है। दूध है, मिल्क प्रसंस्करण है, ये बहुत जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट हैं। अगर इनको हम जल्दी से ट्रांसपोर्ट करके, अगर साउथ की सब्जी आकर के नॉर्थ में बिक रही है, नॉर्थ का फल जा करके साउथ में बिक रहा है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। और ये आपको बता दें कि इससे किसानों का जो आमदनी है वो पक्का बढ़ेगा। एक चीज और बहुत विशेष ख्याल रखा गया है कि गंगा के किनारे कुछ ऐसे फसल होते हैं जो और जगहों पर बेचे जा सकते हैं। तो गंगा के किनारे 5 किलोमीटर का जो उन्होंने जमीन है उस पर जो कॉरिडोर बनाने की बात करी है, वो एक प्रशंसनीय कदम है। तीसरी चीज जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल है कृषि क्षेत्र में। देखिए, इससे कुछ बेनिफिट तो आपको मिलेगा। एक तो मौसम की जानकारी सही मिलेगी, एक तो आपको 5G टेक्निक जब आ जाएगा तो आपको सही सूचनाएं समय पर मिल पाएंगी, बरसात होने वाली है, आप अपने फसलों की सुरक्षा, कीटनाशक का कम से कम उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करने की बात की गई है। नहीं, कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जो बात की जा रही है, ये एक प्रशंसनीय कदम है कि इससे जो कृषि क्षेत्र है वो डेवलप होगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर अभी सरकार को थोड़ा सा उम्मीद थी कि वहां पर ध्यान देना चाहिए था। जैसे बिजली में कुछ सब्सिडी देने की बात हो रही थी कि वहां पर कुछ शायद लोगों को फायदा मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ शायद छूट मिलेगी। इसके अलावा डीजल पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो सिंचाई के साधन के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। और इसके अलावा जो किसानों की सबसे बड़ी मांग थी कि बिजली के बिल को लेकर के, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के, बैंकों से लोन को लेकर के बड़ी उम्मीद किया जा रहा था। किसान क्रेडिट कार्ड की बात ये हो रहा था कि उसकी शायद लिमिट, एमएसएमई को तो क्रेडिट कार्ड के लिमिट में लाया गया है, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाने की जो थोड़ी सी बात हुई थी, वो बड़े किसान उसका बेनिफिट ले पाएंगे, छोटे किसान उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो बहुत कम है, 2.5 लाख तक का लिमिट बढ़ाया गया है। और इसके अलावा भी कुछ जैसे नकदी फसलें नहीं हैं, जो गेहूं है, चावल है, उस पर थोड़ा सा अगर सरकार ध्यान देती, खास करके यूरिया की सब्सिडी पर या फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी पर। यदि सरकार, इसलिए शायद उनका तर्क ये हो सकता है कि हम फर्टिलाइजर्स के उपयोग को कम करना चाह रहे हैं, इसलिए हम वहाँ सब्सिडी नहीं देंगे। लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमको कहीं ना कहीं थोड़ी सब्सिडी तो, फर्टिलाइजर्स तो प्रयोग करना पड़ता है, हम पूरा ऑर्गेनिक पर तो नहीं चल सकते। तो हमें लगता था कि किसानों को थोड़ा सा इसमें राहत मिलनी चाहिए थी। एक जो और बड़ा था कि किसानों को का फसल जो है वो मार्केट तक पहुंचाना, जिसको ई नैम और मंडी हाउस तक, मंडी समितियों तक पहुंचाना, वहां पर मंडी समितियों का जो शुल्क की दरों को लेकर के जो बड़ा विरोध हो रहा था, उस पर भी कुछ उम्मीद की जा रही थी कि शायद कुछ बात होगी, लेकिन शायद वहां थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। लेकिन अभी चूंकि बजट भाषण के आधार पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जब बजट की पूरी बातें आएंगी तो शायद हो सकता है कि उसमें से और कुछ निकल करके आएगा। बात करें इस बजट में छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा की गई है, वात्सल्य योजना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। दूसरी, छात्रों के लिए ई क्लास, ई स्कूल खोले जाएंगे, इसकी बात की गई है।
5G टेक्निक आ रही है, तो उसके चलते जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है, डिजिटल विश्वविद्यालय बनाने की बात कही गई है। तो आप किस तरह जो किसानों की, आपने बताया कि किसानों के बारे में सरकार ने क्या कुछ इस बजट में किया है और क्या कुछ करना बाकी है, लेकिन अगर महिलाओं गृहिणियों की बात करें, अगर हम छात्रों की बात करें, तो बजट आप किस तरह से इसको देखते हैं कि बजट में क्या उनके लिए खास है? देखिए, जब शुरुआत किया वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण का, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम अगले 50 साल का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और इसको पीएम गति शक्ति उन्होंने मास्टर प्लान तैयार करने की बात करी थी। यद्यपि युवाओं के लिए उन्होंने 3 फोकस विशेष रूप से किए थे, महिला, किसान और यूथ। तो अगर हम एक एक बात करें, जैसे यूथ की बात हम करें, तो यूथ के लिए एक तो सबसे बड़ी उम्मीद जो की जा रही थी कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ है वो शिक्षा का क्षेत्र है। तो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की सुविधा के लिए अभी तक जो किया जा रहा था कि वो 12 चैनल ऐसे थे जो डेडिकेटेड थे, अब उसको बढ़ा करके 1 क्लास 1 चैनल, 1 क्लास, ध्यान रखिएगा, 1 क्लास 1 चैनल की बात किया जा रहा है और इस चैनलों को की संख्या बढ़ा करके 200 चैनल तक करने की बात की गई है 2022 में। एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए और छात्रों का रुझान एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की तरफ सरकार ने कदम बढ़ाया है, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की, क्योंकि अभी यही ऑनलाइन ही एजुकेशन एक न्यू नॉर्मल जिसको हम कह रहे हैं कोरोना काल में, न्यू नॉर्मल यही है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ उसमें किया जाना बाकी है, क्योंकि छात्रों के सामने ये समस्या होती है, प्रैक्टिकल, खास करके साइंस के स्टूडेंट, जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो हमको कहीं ना कहीं अभी उस क्षेत्र में भी काम करना है जहाँ वर्चुअल प्रैक्टिकल, वर्चुअल लैब्स की स्थापना की जानी है। अब आते हैं हम 60 लाख नौकरियों की बात जो सरकार ने की है। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर हम CMIE का, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के डेटा की बात करें, तो 2022 जनवरी की अगर हम डेटा लें तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 6.57%। दिसंबर में ये था 7.91% का जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था। और इसमें भी अगर हम ध्यान दें तो रूरल सेक्टर को तो एग्रीकल्चर सेक्टर थाम लेता है, लेकिन अर्बन सेक्टर को खास करके 8.16% का अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि MSME सेक्टर, सर्विस सेक्टर, एविएशन है और ट्रांसपोर्टेशन, ये ऐसे हैं जो कोरोना काल में इनके ऊपर बड़ी मार पड़ी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगर डिसइन्वेस्टमेंट भी साथ साथ में करना चाह रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचना भी चाह रही है और खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में नौकरियों के को जो है वो एडहॉक पर या उनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरना चाह रही है, तो 60 लाख नौकरियां कहाँ से जनरेट होंगी, थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी सरकार ने एक अच्छा कदम रखते हुए ये कहा है कि हम 60 लाख नौकरियां जनरेट करेंगे। अब आते हैं महिलाओं पर। महिलाओं को लेकर के देखिए, महिलाओं का सबसे बड़ा ये होता है कि वो उनका होम बजट, चूंकि हमारी वित्त मंत्री भी जो थी वो महिला ही हैं, तो होम बजट उनका बिगड़ने ना पाए, उसको लेकर के टैक्सेशन में थोड़ा सा हो सकता था कि मिडिल इनकम ग्रुप सबसे ज़्यादा कोरोना काल में मार खाया है और उनका बजट बिगड़ा हुआ है। लोअर इनकम ग्रुप का सबसे ज़्यादा बजट बिगड़ा हुआ है, क्यों हाई इनकम ग्रुप के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। तो किचन पर बहुत ज़्यादा मार ना पड़े, उसको लेकर के थोड़ी सी सरकार से उम्मीद की जा रही थी कि सरकार कुछ राहत देगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। खास करके एक तुरंत अभी सब तेल कंपनियों ने क्या किया है कि 19 kg के सिलेंडर को का दाम 98 रुपये कम कर दिया है, ये सवेरे सवेरे की खबर है। तो एक यही छोटा सा एक हमें देखने को मिला। बाकी एक चीज हम कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में डेवलप, 100 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में डेवलप करने की बात सरकार ने की है, एक अच्छा कदम है। तो कुल मिलाकर के किसान, महिला और यूथ, तीनों की बात तो सरकार ने किया, लेकिन शायद अभी उतना उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है, खास करके महिलाओं को लेकर के। किसानों का तो हम कह सकते हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर के उतना उम्मीद शायद अभी नहीं हो पाया है। मिडिल क्लास कहीं ना कहीं इस बजट से फिर चूक गया पिछली बार की तरह।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि जो टैक्स स्लैब थे उसमें सरकार राहत देगी, क्योंकि बहुत जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग थे, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई थी या उनकी सैलरी में कटौती कर दी गई थी। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 40% या 50% कहीं कहीं पर कटौती की गई थी। तो मिडिल क्लास को ये उम्मीद था कि जो बढ़ती हुई महंगाई है कोरोना काल की वजह से, उस पर शायद टैक्स स्लैब में कुछ छूट आएगी, लेकिन सरकार ने टैक्स स्लैब में एकदम से टैक्स स्लैब को तो छुआ भी नहीं, उसकी चर्चा भी नहीं करी। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पिछली साल सरकार ने 2018 में अगर हम बात करें तो सरकार ने एक छोटा सा कदम उठाया भी था कि उस समय मेडिकल रिम्बर्समेंट कुछ छूट दिया था, तो मेडिकल रिम्बर्समेंट और जो था ट्रांसपोर्ट जो एलटीसी थी वो उसको ख़त्म कर दिया था। तो अब की बार ये उम्मीद किया जा रहा था कि शायद टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दे, क्योंकि कोरोना काल में ये दोनों बहुत प्रभावित हुए हैं। एकदम टूरिज्म को तो एकदम से मतलब आप डेड समझ लीजिए कि टूरिज्म तो जैसे डेड सा हो गया। तो ये उम्मीद किया जा रहा था कि टूरिज्म को शायद डेवलप करने के लिए सरकार एक बार एलटीसी को फिर से शुरू करेगी, क्योंकि जब लोगों को एलटीसी मिलेगा तो वो लोग फिर से ट्रेवल करेंगे, परिवार के साथ जाएंगे, होटल इंडस्ट्री को फायदा होगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा होगा, एविएशन सेक्टर को फायदा होगा। लेकिन सरकार ने वहाँ तो बिल्कुल कुछ छुआ ही नहीं। तो यहाँ पर तो बड़ी भारी निराशा हाथ लगी है। देखिए, जब आम आदमी टीवी पर देखता है कि बजट पेश हो रहा है, बजट में क्या है, क्या खास है, क्या नया है, तो सबसे ज्यादा उसकी निगाह ये रहती है कि क्या सस्ता और क्या महंगा, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। तो किस तरह से इस बजट को देखते हैं कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, आगे किस तरह की उम्मीदें कि किस चीज़ों के दाम घट सकते हैं, किन चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं, मतलब महंगाई किन चीज़ों पर अपना असर दिखाएगी। अब देखिए, दो बात कर सकते हैं। एक तो सरकार ने डायरेक्ट टैक्स को लेकर के कोई चर्चा ही नहीं करी। सिर्फ एक बात हम सिर्फ कह सकते हैं कि कारपोरेट टैक्स को घटा करके 15% कर दिया गया है, 18% से घटा करके 15% किया गया है। अब इस कारपोरेट टैक्स का जो बेनिफिट है वो बड़े घरानों को ही मिल सकता है, छोटे उद्योगपतियों को या एमएसएमई सेक्टर, जो देखिए कोरोना काल में से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है तो एमएसएमई सेक्टर है। अगर बजट की बात होती है तो लोग टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए ये देखते हैं कि क्या चीज़ महंगी हुई है, क्या चीज़ सस्ती हुई है। लोगों को सबसे ज़्यादा जिज्ञासा इसी चीज़ की होती है कि ऐसा कौन सा घरेलू सामान है, ऐसा कौन सा वो सामान है जो सस्ता या महंगा हुआ, जो उनकी दिनचर्या में शामिल होता है। अगर सस्ते सामान की बात कर लें तो चमड़े के सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फ़ोन चार्जर, जूते चप्पल समेत कई चीज़ें हैं जो सस्ती हो गई। हीरे से बने हुए जो ज्वेलरी है वो सस्ती हो गई है। महंगी चीज़ों की बात करें तो महंगी चीज़ें ऐसी हैं दो तीन जो आम जनता बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करती हैं। तो भूपेन जी, क्या कहना है आपका महंगे और सस्ते के बारे में? देखिए, ऐसा है कि जैसे हीरे जवाहरात और ज्वेलरी को सस्ता करना थोड़ा सा मेरे समझ में अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से नहीं आया। कारण क्या था? मोबाइल चार्जर, मोबाइल फोन, ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इसलिए सस्ते किए गए कि कोरोना काल में इनका उपयोग बढ़ा है। छात्रों के पास अब एक ही विकल्प है कि वो इसी के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट आम जनता को, उन लोगों को, उन गरीब छात्रों को, उन छोटे लोगों को जिनके पास अभी तक एक्सेसिबल नहीं था, ये अब उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ उसका बेनिफिट आम जनता को मिलने जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आपका विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा सा कम हुआ है, आप फॉरेन करेंसी के कन्वर्टिबिलिटी रेट से जूझ रहे हैं। अब आप एक तरफ तो कह रहे हैं हम रुपए को थामना चाहते हैं, रुपए की गिरती दर को थामना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ज्वेलरी, जेम्स ज्वेलरी और हीरे जवाहरात को आप सस्ता कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? मुद्रा का पलायन होगा, आपके लोगों की जमाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप एक तो जमा धन बाहर निकाल करके और इकोनॉमी में इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, उसके लिए स्वर्ण बॉन्ड योजना ले आते हैं, दूसरी तरफ इसको सस्ता कर रहे हैं, तो इससे लोगों में जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो ये धन का संकेंद्रण, मतलब इन्वेस्टमेंट को जो लेकर के हम बूस्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो लोगों का कंजम्पशन बढ़ने की बात की जा रही थी, वो कंजम्पशन पर ये रोक लगाएगा। तो यहाँ पर कुछ आइटम्स को लेकर के बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन इकोनॉमी के दृष्टिकोण से जेम्स ज्वेलरी और जो ये हीरे जवाहरात हैं, इस पर थोड़ा सा ये बैड
इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। आने वाले दिनों में भूपेंद्र जी, आने वाले दिनों में महंगाई को लेकर किस तरह देखते, क्या राहत मिलने वाली है? देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएं, पूरे कोरोना काल के बाद ये एक ऐसा साल रहा है कि जब हम कहते हैं थोक महंगाई हमेशा कम होती है और खुदरा महंगाई जो होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन उल्टा हुआ आपकी बात। अभी तक क्या चल रहा है कि थोक महंगाई हमारी 12% के आसपास है और मजे की बात यह है खुदरा महंगाई हमारी 4.5% के आसपास है। तो ये जो अभी तक इकोनॉमी में जो कोरोना के बाद उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा था, इस उल्टा ट्रेंड को शायद अब ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अगर थोक महंगाई ज्यादा होगी, हो सकता है थोक महंगाई बढ़ने का एक कारण और भी है, उसमें इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति को मापने का हमारा तरीका है ना, वो तरीका हमारा शायद उसमें ज्यादा वेटेज हम क्रूड ऑयल को देखते हैं, एनर्जी को देते हैं, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। $90 आजकल हो गया है। तो 90 क्रूड ऑयल, बढ़ती हुई क्रूड ऑयल की प्राइसेस के कारण ये थोक महंगाई हमारी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन अगर आने वाले समय में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ और क्रूड ऑयल के कारण जो हमारी इकोनॉमी जिस तरह से 9.2% के ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, फिजिकल डेफिसिट की बात की जा रही है, फिजिकल डेफिसिट यदि अभी तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो हमारी जो टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट है वो काफ़ी हाई है, और वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि हम इसको 4.5% के रेशनल रेट पर ले आने की कोशिश करेंगे। 6.4% की उन्होंने टारगेट रखा हुआ है इस वित्तीय वर्ष के लिए, और कह रहे हैं 2025 तक हम 4.5% 2.5% पर लाएंगे। तो देखिए, अगर ये इसमें सफल होते हैं तो महंगाई कम होगी। अगर इसमें हम जरा सा भी डेविएट हुए तो खुदरा महंगाई हमारी बढ़ेगी, और खुदरा महंगाई बढ़ने का असर आम जनमानस पर ज्यादा पड़ेगा। 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। इस आम बजट को आप कैसे देख रहे हैं 5 राज्यों के आगामी चुनाव को लेकर? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। ये उम्मीद किया जा रहा था कि ये जो बजट होगा ये चुनावी बजट होगा, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, बड़ी बड़ी वादे किए जाएंगे, और उन वादों को पूरा खास करके यूपी को ध्यान में रख करके, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो केंद्र की सत्ता है वो यूपी के रास्ते से होकर के गुजरती है, और इधर किसान आंदोलन भी अभी समाप्त हुआ है, और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल भाषण भी हुआ है, उन्होंने भी लेकर के बड़ी चीज़ें बात करी हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ भी बजट में देखने को नहीं मिला है। बजट परंपरागत बजट है, जहां पर फोकस करने की ज़रूरत थी वहां पर फोकस किया गया है। कोई भी ऐसा कोई भी ऐसी घोषणा जो चुनाव को ध्यान में रख करके की गई है, मुझे ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला। कारपोरेट सेक्टर में भी हम उम्मीद किए बैठे थे कि खास करके एसएमई को बढ़ाने की बात की जा रही है, 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन योजना को बढ़ाने की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जा रही है। तो युवाओं को इससे बेनिफिट मिलेगा, तो युवाओं में अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बात किया जा रहा है तो युवाओं का रुझान बढ़ेगा। लेकिन ऐसा चुनाव को लेकर के आकर्षक घोषणाओं की ऐसी कोई बात इस बजट में मुझे देखने को नहीं मिली। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी, अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरह से बजट में युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की बात हुई है, किस तरह से खुदरा महंगाई को लेकर जो बात हुई है, और किस तरह से भारत के विकास की बात की गई है इस बजट में। लेकिन इस बजट को हाल फिलहाल चुनावी रंग से दूर रखा गया है। तो इस खास बातचीत में इतना ही। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ। धन्यवाद।